नमस्कार। चलिए आज धातुओं के केमिकल प्रॉपर्टीज की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं इसे हम एक कहानी की तरह समझेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की कहानी। इसी से पता चलेगा कि मेटल्स आखिर वैसा बर्ताव करते ही क्यों हैं जैसा हम उन्हें देखते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है ना? सोना और लोहा दोनों ही तो मेटल हैं। फिर ऐसा क्यों कि एक पर जंग लग जाता है और दूसरा सदियों तक वैसे का वैसा चमकता रहता है? अच्छा, इसका जवाब ना इन मेटल्स के एकदम बेसिक नेचर में, उनके स्वभाव में छिपा है। और आज हम बस उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो देखिए, धातुओं को समझने का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है उनकी इलेक्ट्रॉन देने की आदत। आप कह सकते हैं कि ये बहुत जेनरस होते हैं, दानी होते हैं। ये हमेशा अपने बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हैं और उनका यही देने वाला नेचर है ना, वही उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। तो जब एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल को, मतलब अधातु को दे देता है, तो उनके बीच एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड बन जाता है। इसी को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये सीधा सीधा मेटल की उसी देने की आदत का नतीजा है और बस इसी लेन देन से एक बिल्कुल नया कंपाउंड तैयार हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड। देखिए होता क्या है, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसे वो देना है, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बस सोडियम अपना वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अब इस लेन देन के बाद सोडियम बन गया पॉजिटिव और क्लोरीन बन गया नेगेटिव, और जैसा कि हम जानते हैं ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल चुंबक की तरह, और बस बन गया हमारा नमक यानी NaCl। और पता है, इसी मजबूत आयोनिक बॉन्ड की वजह से ये आयोनिक कंपाउंड्स इतने सॉलिड और हार्ड होते हैं। इनको पिघलाना भी आसान नहीं होता। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि इस मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और एक और मजेदार बात, ये इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करते हैं जब या तो ये पिघले हुए हों या पानी में घुले हों। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी इनके आयंस फ्री होकर मूव कर पाते हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है, अगर सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना ही चाहते हैं तो क्या सब एक ही स्पीड से देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रेस की तरह है। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रिएक्टिविटी की रेस में कौन सबसे आगे है और कौन सबसे पीछे। जरा ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन देखिए। पोटेशियम और सोडियम तो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, इतने बेचैन हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए कि खुली हवा में रखते ही आग पकड़ लेते हैं। सोचिए, दूसरी तरफ लोहा और एल्यूमिनियम है जो थोड़ा धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम तो बल्कि अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है, एक कवच जैसा जो उसे आगे खराब होने से बचाता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। सोडियम को बचाने के लिए उसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तेल उसे हवा और पानी दोनों से दूर रखता है और वो रिएक्ट नहीं कर पाता। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ मेटल्स इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितने ज्यादा उतावले होते हैं। अब पानी के साथ भी कहानी कुछ कुछ वैसी ही है। पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी में भी जोरदार रिएक्शन करते हैं, बिल्कुल वायलेंट तरीके से। कैल्शियम इनसे थोड़ा शांत है, वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। और सोना चांदी, अरे उन्हें तो पानी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज है जो सोने जैसे राजा को भी झुका सकती है, और वो है एक्वा रेजिया, जिसे अम्ल राज भी कहते हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक स्पेशल मिक्सचर है। ये इतना पावरफुल है कि सोने को भी अपने अंदर घोल सकता है। मतलब ये कि सही कंडीशंस में सबसे स्टेबल मेटल को भी रिएक्ट करने पर मजबूर किया जा सकता। तो मेटल्स की इस रेस को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक प्रॉपर रैंकिंग लिस्ट बनाई है। इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी। ये एक तरह का लीडर बोर्ड है। इसमें पोटेशियम सबसे ऊपर है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और सोना सबसे नीचे, यानी लीस्ट रिएक्टिव। ये लिस्ट बहुत काम की है क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सा मेटल ज्यादा पावरफुल है। अब ये जानना कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों के लिए नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी इंडस्ट्री से है। इसी से तय होता है कि हम जमीन के नीचे से मिले अयस्को यानी और से शुद्ध मेटल कैसे निकालेंगे, और इसी पूरी साइंस को हम कहते हैं मेटलर्जी। देखिए, ये बड़ा सिंपल है। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम,
वो इतने रिएक्टिव हैं कि उन्हें उनके कंपाउंड से अलग करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। इसलिए हम इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जो बीच में है जैसे लोहा या जिंक, उन्हें कार्बन की मदद से रिड्यूस करके निकाला जाता है। और जो सबसे नीचे हैं जैसे सोना चांदी, वो तो इतने शांत हैं कि अक्सर नेचर में फ्री स्टेट में यानी शुद्ध रूप में ही मिल जाते हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज का एक बहुत ही शानदार रियल लाइफ एग्जाम्पल है थर्मिट रिएक्शन। ये वही प्रोसेस है जिससे रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग की जाती है, मतलब टूटी हुई पटरियों को जोड़ा जाता है। इसमें होता क्या है, एल्यूमिनियम पाउडर को आयरन ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है। अब जैसा कि हमने सीरीज में देखा, एल्यूमिनियम लोहे से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है। तो वो क्या करता है, वो आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीन लेता है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस प्रोसेस में इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि लोहा पिघल जाता है, और वही पिघला हुआ लोहा पटरियों के गैप को भरकर उन्हें एक कर देता है। तो ठीक है, हमने मेटल को उसके अयस्क से निकाल तो लिया, लेकिन वो अभी भी 100% प्योर नहीं होता। उसमें कुछ दूसरी इम्प्योरिटीज मतलब अशुद्धियां रह जाती हैं। तो इस्तेमाल करने से पहले एक फाइनल स्टेप होता है रिफाइनिंग यानी शुद्धिकरण। और इसका सबसे कॉमन तरीका है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल है उसकी एक मोटी रॉड बनाते हैं जिसे कहते हैं एनोड, और उसी मेटल की एक पतली एकदम प्योर स्ट्रिप को बनाते हैं कैथोड। जब हम बिजली पास करते हैं तो इम्प्योर रॉड यानी एनोड से प्योर मेटल के आयन निकलकर प्योर स्ट्रिप यानी कैथोड पर जाकर चिपक जाते हैं, और जितनी भी गंदगी या इम्प्यूरिटीज हैं वो सब नीचे जमा हो जाती हैं। तो देखा, एक छोटे से इलेक्ट्रॉन को देने की आदत से शुरू हुई कहानी कहाँ तक जाती है। इसी एक आदत से तय होता है कि मेटल्स कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, और हम उन्हें धरती से कैसे निकालेंगे और कैसे शुद्ध करेंगे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि धातुओं का यही बेसिक नेचर हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी को, हमारे भविष्य को और किस तरह से बदल सकता है।